द क्लास। हम लोगों ने क्लास के अंदर, जब आप लोग कल क्लास में आए थे तब हम लोगों ने मीड का सिद्धांत किया था समाजीकरण में। आज हम कूले का सिद्धांत करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चार्ल्स कूले के सिद्धांत को लुकिंग ग्लास सेल्फ या दर्पण में आत्मदर्शन सिद्धांत के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। चार्ल्स कूले ने अपने समाजीकरण का सिद्धांत व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों और उनके मूल्यांकन के आधार पर स्पष्ट किया है। कूले ने बताया है कि किस प्रकार से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो उन्होंने कहा व्यक्ति और समाज के बीच में जो संबंध होता है, उन संबंधों का जब व्यक्ति स्वयं मूल्यांकन करता है और दूसरा व्यक्ति उसका जब मूल्यांकन करता है, तभी उसका समाजीकरण संभव है। कूले ने अपने सिद्धांत को दर्पण में आत्मदर्शन के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। कूले के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक 3 अवस्थाओं पर विचार करता है। पहली अवस्था, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी अवस्था, दूसरों की राय के संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। और तीसरी अवस्था, मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, अर्थात हीन मानता हूँ या श्रेष्ठ मानता हूँ। कूले ने इन 3 स्टेजेस के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। कूले ने कहा कि समाज रूपी दर्पण में व्यक्ति अपना बिंब देखता, अपना प्रतिबिंब देखता है। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे कि हम अपने घर से तैयार होकर जब बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर जाने से पूर्व दर्पण में हम अपने चेहरे को या अपने पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं। और हम दर्पण में कहीं पर भी अगर लगता है कि हमारे बाल ठीक नहीं है, हम बालों को ठीक करते हैं, हम अपने वस्त्रों को ठीक करते हैं, और जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तब हम घर के से बाहर निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कूले कहते हैं समाज एक दर्पण है और इस दर्पण में व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को या अपने बिंब को या अपनी छवि को देखता है। जिस प्रकार हम लोग दर्पण में देखते हैं उसी प्रकार से हम समाज के अंदर भी अपने आप को देखते हैं। बालक इस समाज रूपी दर्पण अर्थात समूह की दृष्टि में अपने बारे में जानना चाहता है। उसके प्रति दूसरों का व्यवहार ही दर्पण है जिसमें वह स्वयं को देखता है। यानी दर्पण केवल एक उदाहरण के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरे आपके व्यवहार का कैसा मूल्यांकन करते हैं और आपके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, वह एक दर्पण का कार्य करता है, कसौटी का कार्य करता है जिस पर आप अपने आप को देखते हैं। दूसरे, जब बालक को यह ज्ञान हो जाता है कि समाज उसके बारे में यह सोचता है तो फिर वह अपने बारे में अपने लिए राय बनाता है। और तीसरा, यह राय से वह या तो मन में हीन भावना लाएगा या श्रेष्ठता की भावना लाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति, एक बालक, एक बालिका, एक विद्यार्थी अच्छा या अच्छी खिलाड़ी है। दूसरे उसके बारे में ये सोचते हैं कि वह वास्तव में अच्छा खिलाड़ी है, तो खुद भी वह यही सोचता है कि वह अच्छा खेलता है। और दोनों ही विचारों में वह मन में श्रेष्ठता का भाव लाता है। एक तो स्वयं अपने बारे में श्रेष्ठता का भाव है, एक दूसरा भी उसको श्रेष्ठ मानते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि दूसरे लोगों से लड़के के बारे में यह सोचते हैं कि वह अच्छा नहीं खेलता है और वह भी ये सोचता है कि वह अन्य खिलाड़ियों की अपेक्षा तुलना में कम अच्छा खेलता है, तो वह हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इसी संदर्भ में रोज ने अपनी पुस्तक के अंदर ऊपर की दोनों स्थितियां जो मैंने अभी बताई, श्रेष्ठ या हीनता की, उन दोनों स्थितियों से विपरीत एक तीसरा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार उन्होंने एक उदाहरण स्वयं ने दिया है। एक ऐसी लड़की हो सकती है जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती है, नियमित रूप से सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती है, बिना मेकअप के कभी भी किसी भी सामाजिक समूह में वो नहीं जाती है और उसको अपनी सुंदरता की प्रशंसा को अपनी स्वयं को बहुत सुंदर मानती है और अपनी स्वयं की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर कहती है। और तारीफ ना होने पर वह उस पर ध्यान भी नहीं देती क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि वह बहुत सुंदर है। लेकिन समूह के अन्य लोग उसे सुंदर नहीं समझते हैं। अब यहाँ स्थिति बदलती है। रोज ने कहा कि ऐसे लोग स्वयं को गलत दिशा में बनाते हैं क्योंकि समूह तो उसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आप स्वयं अपने आप को सुंदर मानते रहें तो उसको समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। पर ऐसी लड़की जो स्वयं को सुंदर मान रही है और समाज नहीं मान रहा है, तो वहाँ पर वह लड़की सामाजिक व्यक्तित्व से दूर होते चले जाते हैं। वो उनका सोशल पर्सनैलिटी जो है उनमें एलिनिएशन, अलगाववाद आ सकता है।
लेकिन वे समूह के अन्य मूल्यों को तो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, समाज उन्हें सुंदर नहीं मानता है, लेकिन समाज के दूसरे मूल्यों को जब वह स्वीकार कर लेता है तो किसी विशेष मूल्य को स्वीकार नहीं करने पर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। वो और अंतोगत्वा वे समूह के साथ अपना तालमेल बैठा लेते हैं। जैसे वह लड़की सुंदरता के अतिरिक्त समूह के मानदंडों को स्वीकार करने लगती है और धीरे धीरे समूह के साथ उसका तारतम्य स्थापित हो जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज, वो उसी बात को दर्शाता है। आप स्वयं अपनी तारीफ करते रहें लेकिन समूह उसको स्वीकार नहीं करता है तो आपकी वो प्रशंसा कोई मायने नहीं रखता है, और ऐसे में समाज आपको घमंडी, आपको शूडो पर्सनैलिटी कहकर संबोधित करता है। इसलिए समाज का उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कूले का यह सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति अपने बारे में धारणा बनाता है। स्वयं के बारे में धारणा धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया के दौरान बनती है, अचानक नहीं बनती। इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। उस प्रक्रिया से व्यक्ति अपनी इस धारणा का निर्माण करता है, अपनी एक छवि का निर्माण करता है। ये धारणा दूसरों की सहायता के बिना नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि समाज का मतलब दूसरे, जैसे आपने मीड के सिद्धांत में भी देखा सिग्निफिकेंट अदर्स, तो सिग्निफिकेंट अदर्स के बिना हमारे स्वयं का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसा कूले भी मानते हैं। हार्टन और हंट ने कूले के सिद्धांत को समझाते हुए लिखा है कि मान लीजिए किसी लड़की से उसके माता पिता बार बार कहते हैं कि लड़की सुंदर है। ऐसे अनेक व्यक्ति द्वारा कई बार कहा जाता है कि लड़की बहुत सुंदर है, तो लड़की के मन में ये धारणा गहरे बैठ जाती है कि बहुत सुंदर है और उसका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि इसके लड़की के माता पिता कहते हैं लड़की काली है, लड़की बदसूरत है, असुंदर है, और वह लड़की सुंदर होते हुए भी अपने आप को भद्दी समझने लगती है। अतः किसी भी व्यक्ति में स्वयं के प्रति धारणा केवल वस्तुपरक ही हो यह आवश्यक नहीं। वस्तुपरकता में स्वयं के प्रति बनाई गई धारणा का कोई संबंध नहीं है। दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका उदाहरण हम कक्षा में ले सकते हैं। अगर किसी कमज़ोर विद्यार्थी की प्रशंसा टीचर्स द्वारा बार बार की जाती है, अलग अलग अध्यापकों द्वारा बार बार एक कमज़ोर विद्यार्थी की प्रशंसा की जाती है, तो कमज़ोर विद्यार्थी में आत्मविश्वास आ जाता है और आगे चलकर वो विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरों की धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार दूसरों द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया के द्वारा ही हम यह तय करते हैं कि हम योग्य, अयोग्य, सुंदर, भद्दे, प्रिय, अप्रिय, मिलनसार, घरेलू कैसे हैं। ये धारणा हम स्वयं नहीं बना सकते, ये धारणा दूसरों के द्वारा ही बनाई जा सकती है। दूसरों के द्वारा अपने बारे में की गई प्रतिक्रिया के द्वारा ही हमारे अंदर स्व का निर्माण होता है। इसलिए कूले ने इसे दर्पण में आत्मदर्शन कहा है। कूले ने संभवतः ठेकरे की वैनिटी फेयर नामक पुस्तक की रचना में लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द ग्रहण किया है, जिसमें ठेकरे कहते हैं यह संसार एक दर्पण है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्वयं का चेहरा परावर्तित करता है। अपना क्रोध में भौहें चढ़ाएं तो इसमें भी आप चिड़चिड़े या कसैले दिखेंगे। आप इसकी और हंसिए तो वह भी हंसी खुशी का दयालु साथी होगा। दर्पण में स्वनिर्माण के 3 चरण समझाए जा चुके हैं। हमारा दूसरों के बारे में दृष्टिकोण, हमारे बारे में उनके दृष्टिकोण के विषय में हमारा दृष्टिकोण, व उनके विचारों के प्रति हमारा दृष्टिकोण। सामाजिक दर्पण हमारे हमेशा रहता है। कभी हमारे बारे में उसमें एक राय व्यक्त की जाती है तो कभी ठीक उसके विपरीत। अतः हम अपने बारे में दर्पण के प्रतिबिंब के अनुसार अपने स्व के विषय की धारणा को बदलते रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो दूसरे आपके बारे में राय रखते हैं वह राय परिवर्तनशील है, और उस परिवर्तनशील राय के साथ आप भी अपना मूल्यांकन परिवर्तित करते हैं और अपने स्व का विकास करते हैं। तो इस प्रकार कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ में मैं क्या हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरे जो मेरे बारे में सोचते हैं उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, यह वह प्रक्रिया है